नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय इतिहास के कला एवं साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और मुख्य रूप से इन प्रश्नों को मैंने एसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से शामिल करने का प्रयास किया है। प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य को आज समझने का प्रयास करेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यह पार्ट 1 का सेशन होने वाला है। इसमें मैंने कुल 25 प्रश्नों को शामिल किया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित रावणफाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। किस राज्य में रावणफाड़ी या गुफा स्थित है? तो ध्यान रखिएगा कि रावणफाड़ी गुफा जो है आपका ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर हम लोग रावणफाड़ी गुफा के संबंध में कुछ विशिष्ट तथ्यों को देख लेते हैं कि आखिर यह है कहाँ पर, किस लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राज्य के एहोल में, ध्यान रखिएगा, एहोल में स्थित यह एक रॉक कट गुहा मंदिर है। चट्टान को काट करके इस गुफा मंदिर का निर्माण किया गया है और यह जो मंदिर है पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। इस गुहा मंदिर का जो निर्माण है वह भारतीय हिंदू धर्म के शिव एवं पार्वती देवी और देवता को समर्पित है, जिसका निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चालुक्य वंश के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह मूल रूप से आपका 450 से 470 ईस्वी के मध्य लगभग की गई थी। और तत्कालीन भारत के मगध प्रांत, ध्यान रखिएगा बिहार जो था उस समय मगध प्रांत में शामिल था, या यूं कहें हम लोग कि मगध जो था मूलतः बिहार राज्य में स्थित था, वर्तमान बिहार राज्य में। और मगध प्रांत में बौद्ध अध्ययन के लिए इसका निर्माण करवाया गया था, जो वर्तमान में आपका बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। और तक्षशिला के बाद, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मौर्य काल में भी अगर हम लोग देखें तो बार बार तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जहां के आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। और तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है और यह पहला आवासीय विद्यालय है, पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर जो है मूल रूप से ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय का नाम था धर्म गूंज। ध्यान रखिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम धर्म गूंज था, जिसके 3 मंजिल थे और तीनों मंजिल के नाम थे रत्नगर्भा, रत्नोदधि और रत्न सागर। ध्यान रखिएगा ये 3 रत्न थे, गर्भा, दधि और सागर, जो कि धर्मगूंज नामक नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के तीनों मंजिल थे। वहीं तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल का अभियान चलाया था तो उस अभियान के दौरान ही उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? यहाँ उस शैली का नाम बताना है जिस शैली के द्वारा उत्तर भारत में मुख्य रूप से मंदिरों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है मंडप, द्रविड़, विमान और नागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नागर शैली के द्वारा उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण किया गया था। और नागर शब्द जो है आपका यह नगर शब्द से निकला हुआ है। नगर में निर्माण होने के कारण ही
इस शैली के मंदिरों को या इस शैली को नागर शैली कहा जाता है। और भारत में जो संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक कला है उसमें यह एक महत्वपूर्ण कला है। और इसका विस्तार यदि हम लोग देखें तो हिमालय के दक्षिण से लेकर के विंध्य पर्वत के उत्तर तक विस्तारित है। इसका क्षेत्र हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक के भूभाग में नागर शैली का प्रचलन दिखाई देता है। और यदि हम लोग देखें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में उत्तर भारत में मौजूद विभिन्न वंशों के द्वारा इस कला को पर्याप्त संरक्षण दिया गया था, इस शैली को संरक्षण दिया गया था। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता को देखें तो इसमें गर्भगिरी के ठीक ऊपर में एक शिखर का निर्माण किया जाता है और चारों तरफ अन्य छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर दिया जाता है। और इसमें उठती हुई शिखर की प्रधानता मूल रूप से पाई जाती है, जिसके ऊपर में हम लोग आमलक देख सकते हैं। आमलक के ऊपर एक कलश और कलश के ऊपर ध्वजा का निर्माण किया जाता है, ध्वजा को स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नागर शैली है उसका प्रचलन उत्तर भारत में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में स्थित बृहदीश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है नागर शैली, दक्षिणी शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर की जो स्थापत्य शैली है वह द्रविड़ शैली है। और द्रविड़ शैली का जो विकास है वह विकास हम लोग देखते हैं पल्लव शासन काल के दौरान। पल्लव शासन काल के दौरान द्रविड़ शैली का विकास होता है और पल्लव कला के द्वारा ही हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्वतंत्र मंदिर है उसका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। और इसका पूर्ण विकसित रूप हम लोग चोलों के काल में देखते हैं और चोलों के काल में ही इस बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसके निर्माता थे चोल शासक राज राजा प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर जो है आपका कावेरी तट के निकट है, कावेरी तट के निकट इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित सर्वाधिक बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। और इस मंदिर की वास्तुकला में मूलतः विज्ञान एवं ज्यामिति के सिद्धांतों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें इसमें दिखाई देता है। इसी मंदिर में भगवान शिव की एक प्रतिमा है जिसे हम लोग नटराज के नाम से जानते हैं। और जितने भी आधुनिक कला मर्मज्ञ और विशेषज्ञ हैं नटराज की इस मूर्ति को चोल कला का निकष माना है। अगला प्रश्न है, पंचायतन शैली की स्थापत्य कला में कितने मंदिर होते हैं? तो 7, 3, 9, 5 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पंचायतन श्रेणी में ध्यान रखिएगा कि जिसका आयतन 5 हो, 5 आयतन से निर्मित मंदिर। तो 5 आयतन से कौन होगा? तो इसका 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो पंचायतन शैली के मंदिरों में 5 मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें एक प्रमुख मंदिर होता है और इसमें ही गर्भगृह की स्थापना की जाती है, जिसमें उस मंदिर के देवता की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में बने राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है वह भी पंचायतन शैली का ही एक मंदिर का उदाहरण है। और इस प्रकार के मंदिरों में मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द चारों कोनों पे 4 मंदिर का निर्माण किया जाता है। और मध्य भाग में जिसे हम लोग केंद्रीय मंदिर कहते हैं, इसके गर्भगृह में ही मुख्य अधिष्ठात्री देवता का स्थापना की जाती है। इस प्रकार के मंदिर के प्रमुख उदाहरणों को देखें तो हमारा दशावतार मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, आपका भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर इस प्रकार के मंदिरों के प्रमुख उदाहरणों में से एक है। अगला प्रश्न है, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा रामभर स्तूप आपका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह जो स्थान है बेसिकली रामभर स्तूप आपका, यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को
महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसी स्थान पर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश भी प्रदान किया था। अंतिम उपदेश भी महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में ही प्रदान किया था। रामभर स्तूप जो है आपका गंडक नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, गंडक नदी के किनारे रामभर स्तूप स्थित है। और कुशीनगर में जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था वहीं पर इस स्तूप का निर्माण उनकी राख के ऊपर किया गया था। अगला प्रश्न है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धर्मशाला, कौसानी, तंजावुर और पिंजौर। तो भीमा देवी को समर्पित जो प्राचीन मंदिर है ऑप्शन डी पिंजौर हरियाणा में स्थित है। और पिंजौर हरियाणा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का खजुराहो किसे संज्ञा दी गई है? तो पिंजौर हरियाणा को संज्ञा दी गई है। और इस भीमा देवी मंदिर का जो निर्माण है ये 8वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था। और वर्तमान में इस मंदिर परिसर में एक पिंजौर गार्डन है और इस पिंजौर गार्डन का जो निर्माण है वह औरंगजेब के एक सौतेले भाई के द्वारा करवाया जाता है। यद्यपि यदि हम लोक कथाओं की बात करें या पौराणिक कथाओं की बात करें तो भीमा देवी मंदिर में आपका इसका जो संबंध है वह महाभारत के काल से है। और पांडवों के द्वारा जब यहाँ पर वनवास का समय गुजारा जा रहा था तो यहीं पर काली की प्रतिमा बना करके, जिसे भीमा देवी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसी काली की प्रतिमा की पूजा पांडवों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विमान, गोपुरम, अर्धमंडल और मंडल। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में जो प्रांगण में ऊंचे द्वार बनाए जाते हैं उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे गोपुरम कहा जाता है। जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं दक्षिण भारत में इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे द्वार हमें दिखाई देते हैं और इसके पश्चात हम लोग मंदिर के आंगन में प्रवेश करते हैं। इसके माध्यम से इस संरचना को गोपुरम कहा जाता है। वहीं मंदिर में जो आपका ऊपर का शिखर दिखाई देता है इसे विमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य जो है वह बौद्ध गुफा मंदिरों के घर के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर बराबर की गुफाओं में मौर्य काल के दौरान विभिन्न प्रकार के विभिन्न गुफाओं का निर्माण किया गया था। और मौर्य काल के दौरान सम्राट अशोक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा बिहार के गया जिले के निकट बराबर की पहाड़ियों में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष इन्होंने एक गुफा का निर्माण करवाया था जिसका नाम था सुदामा गुफा। और इस गुफा को उन्होंने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दिया था। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को इन्होंने इस गुफा को दान में दिया था। वहीं इसका जो गुफाएं हैं इनमें अन्य गुफाओं का भी निर्माण किया गया है जिसमें प्रमुख है आपका लोमस ऋषि गुफा। लोमस ऋषि गुफा हो गया आपका, सुदामा गुफा, करण चौपार और विश्व झोपड़ी, करण चौपार एवं विश्व झोपड़ी। ये ध्यान रखिएगा, इन गुफाओं का निर्माण न केवल सम्राट अशोक के द्वारा बल्कि उनके पुत्र दशरथ के द्वारा भी करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरगांव का ईंटों वाला जो मंदिर है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह भीतरगांव का मंदिर स्थित है। और मंदिर वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखें तो यह नागर शैली का प्रारंभिक स्वरूप हमें दिखाई देता है। और ईंटों से बना हुआ यह गुप्तकालीन मंदिर उत्तम सांचे में ढली हुई ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? ऑप्शन है बुर्रा गुफाएं, उंदावली गुफाएं, बराह गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्रा गुफाएं जो है यह चूना पत्थर की गुफाएं हैं और इसकी अवस्थिति जो है आपका आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में है। आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में आपका चूना पत्थर की बोर्रा गुफाएं स्थित है, जो कि आपका अनंतगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस गुफा की जो खोज है वह 1807 ईस्वी में विलियम किंग जॉर्ज के द्वारा इसकी खोज की गई थी और लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह चूना पत्थर की गुफा है, जिसमें शिव की प्रतिमा की भी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है पन्हाला, रायगढ़, निमराना और गोलकुंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया किला आपका ऑप्शन डी गोलकुंडा का किला था। और यह गोलकुंडा का किला है स्थित कहां पर? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, वर्तमान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में यह किला स्थित है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में जो तेलंगाना है वह वारंगल राज्य का हिस्सा था और वारंगल राज्य पर ही काकतीय वंश का शासन था। तो काकतीय वंश के एक शासक थे गणपति रुद्रदेव और इनके द्वारा गोलकुंडा को एक सीमा चौकी के रूप में स्थापित किया था। कालांतर में इनके वंशज रुद्रम्मा देवी, ध्यान रखिएगा रुद्रम्मा देवी तथा उनके पुत्र प्रताप रुद्रदेव ने यहाँ पर एक किले का निर्माण या इसका किले के रूप में उस सीमा चौकी का विस्तार किया था। यह किला आपका मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी के तट पर इस किले की स्थापना की गई थी और जब कुली कुतुब शाह ने बहमनी राज्य से अलग होकर 1538 ईस्वी में एक स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य की स्थापना की, तो उसका अधिकार कुली कुतुब शाह ने इस गोलकुंडा के किले पर अधिकार कर लिया था। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है? ऑप्शन है आपका शिखर, कलश, आमलक और अंतराल। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर हमेशा क्या बनाया जाता है? तो शिखर बनाया जाता है। इस चित्र को यदि हम लोग देखें तो ये खजुराहो के मंदिर का आपका फिगर है और ये यहाँ पर हम लोग गर्भगृह देखते हैं, उसके ऊपर एक शिखर का निर्माण किया जाता था। तो इस अधिरचना के विषय में प्रश्न पूछा गया था और यह जो मीनार है बेसिकली इसे शिखर या मीनार कहा जाता है और यह गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप का निर्माण आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा रायसेन जिला में स्थित है और किस नदी के किनारे? तो आपका बेतवा नदी के किनारे आपका सांची स्तूप स्थित था और इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और कालांतर में इसका जीर्णोद्धार जो है वह अग्निमित्र के द्वारा करवाया गया था। अग्निमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था, जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अगला प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 ईस्वी में करवाया था? ऑप्शन है आपका बलुआ पत्थर, बी है आपका ग्रे बेसाल्ट, सी है सफेद संगमरमर, डी है काला शिष्ट पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण आपका ऑप्शन डी काला शिष्ट पत्थर से करवाया गया था और वर्तमान में इस फिगर में हम लोग होयसलेश्वर मंदिर को देख सकते हैं। इसका जो निर्माण है वह नरसिंह प्रथम के शासन काल में किया गया था काले शिष्ट पत्थर से, जिसे हम लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं। और होयसल काल के दौरान 3 प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया गया था मंदिर समूहों का। उसमें एक बेलूर
दूसरा हलेबीड और तीसरा आपका सोमनाथ पुर के मंदिर थे। तो इन 3 मंदिरों को यूनेस्को के द्वारा भारत के 42वें विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और ये जो मंदिर है आपका होयसलेश्वर मंदिर, यह इनमें से हलेबीड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के हलेबीड में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में की गई थी? ऑप्शंस हैं जैन, आजीवक, लोकायत और बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवक संप्रदाय को मौर्यों ने नागार्जुनी गुफाएं दान में दी थी। और इसका जो निर्माण है अशोक और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा गया में बराबर की पहाड़ियों में, ध्यान रखिएगा, गया में बराबर की पहाड़ियों के निकट इसका निर्माण करवाया गया था और इसे निर्माण करके इसे आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य स्तंभ शीर्ष किस स्थान पर पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बैराट, सांची, भाबरू और सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य स्तंभ शीर्ष जो है आपका ऑप्शन डी, सारनाथ में पाया गया था। और इसका जो निर्माण है वो बेसिकली आपका चुनार के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया था। मूल स्तंभ की बात करें तो इसमें कुल 4 सिंह हैं, प्रत्येक सिंह के पीछे एक सिंह का निर्माण किया गया है। और इसकी कला की विशेषता ही यह है कि जिस भी तरफ से देखें उस तरफ से हमें 3 सिंह ही दिखाई देते हैं और ये चारों सिंह आपस में एक दूसरे से पीठ सटा करके बैठे हुए हैं। वहीं नीचे की ओर यदि हम लोग देखें तो एक धर्म चक्र, एक चक्र बना हुआ है जिसमें कि आपका 4 पशु की आकृति उकेरी गई है। यहाँ पर 2 आकृति, एक घोड़ा और एक वृषभ को हम लोग देख सकते हैं। अन्य 2 जो जानवर हैं वो है आपका एक सिंह और दूसरा है आपका एक हाथी, सिंह, वृषभ और आपका घोड़ा। इन 4 पशुओं का अंकन जो है धर्म चक्र के इस स्तंभ में किया गया है। और यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सारनाथ में ही अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? जब महात्मा बुद्ध ने पहली बार 5 ब्राह्मणों बप्पा, भादिया, असागी, कौंडिन्य आदि को क्या किया था? पहली बार बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। और इस स्तंभ को हम लोग धर्म चक्र स्तंभ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस शैली का एक जीता जागता उदाहरण है? बौद्ध, द्रविड़, जैन या मुगल शैली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है वह जैन शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वह 1088 ईस्वी में चालुक्य वंश के एक शासनकाल के दौरान एक सामंत थे बिमल शाह के द्वारा आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं हैं जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं और 6ठी शताब्दी में इनका विकास किया गया था? तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिला, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में आपका बिंद पर्वत पर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। गुफाओं की जो खोज है वह 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, बाघ गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा इसे खोजा गया था। और 10वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म का लगभग पतन हो चुका भारत से, तो इन गुफाओं में जानवरों का निवास रहने लगा और ये लगभग मनुष्यों के द्वारा भुला दी गई थी, जिसे 1818 में पुनः फिर से खोजा गया था। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर और आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर जो है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु राज्य के तिरुपत्तूर में, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के
श्रीपत्तूर में श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर स्थित है। यदि हम लोग पौराणिक कथाओं की बात करें तो इस मंदिर का जो इतिहास है वह भगवान शिव और ब्रह्मा से जाकर के जुड़ जाता है, और जब सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा को यह घमंड हो जाता है कि वह भगवान शिव से बड़े हैं, जिससे अपमानित होकर के ही शिव जी ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था और श्राप दिया था कि अपनी सृजन शक्ति को वह खो देंगे। बाद में इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए ही श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर के इर्द गिर्द उन्होंने 12 शिवलिंगों की स्थापना की और इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करके श्राप से मुक्त हुए थे। तो इस मंदिर की यह कुछ कथा कहानी थी। ध्यान रखिएगा, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव किस गुफा में पाई गई है? ऑप्शन है खंडगिरी, उदयगिरी, भीमबेटका और एलिफेंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मूर्ति सदाशिव है वह ऑप्शन डी एलिफेंटा की गुफा में पाया गया है। और एलिफेंटा है कहां पर? तो एलिफेंटा आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मूर्ति, यही मूर्ति आपकी सदाशिव की है जो कि एलिफेंटा गुफा की है। इन गुफाओं का जो निर्माण है 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में किया गया था। और यह जो मूर्ति है भगवान शिव के 3 पहलुओं, एक निर्माता, दूसरे संरक्षक और तीसरे विनाश के रूप में भी इसे हम लोग पहचानते हैं। और यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? ऑप्शन है आपका केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं भारत के ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में बाघोरा नदी के पास में सह्याद्री पर्वतमाला या जिसे हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, वहां पर यह रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला पाई गई थी। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं और जो कि सभी बौद्ध विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन है भरहूत, चौखंडी, घामेक या रामभर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरहूत स्तूप। भरहूत स्तूप आपका स्थित कहां पर है? तो भरहूत स्तूप आपका मध्य प्रदेश के सतना जिले में, ध्यान रखिएगा, भरहूत कहां है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और इस स्तूप की जो खोज है वह भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहूत स्तूप की खोज 1874 ईस्वी में की थी। और भरहूत स्तूप मगध साम्राज्य के मध्य प्रांत में स्थित था। ध्यान रखिएगा, कहां स्थित था? तो मध्य प्रांत में, मौर्य साम्राज्य के मध्य प्रांत में यह भरहूत स्तूप स्थित था। वहीं यदि हम लोग देखें चौखंडी, घामेक और रामभर, तो ये तीनों स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह आपका भरहूत स्तूप का चित्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? ऑप्शन है गोपुरम, हर्मिका, मंडपम या गर्भगृह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हर्मिका आपका बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो हर्मिका जो है यह बौद्ध स्तूप से संबंधित है और यह एक बौद्ध स्तूप का उदाहरण है। ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि एक इस स्तूप के चारों ओर क्या है? एक चौकोर शीर्ष बनाया जाता है, यह हर्मिका कहलाता है। और इस हर्मिका में महात्मा बुद्ध के जो भी अवशेष हैं उसे रखे गए, सुरक्षित रखे जाते हैं। यदि स्तूप को हम लोग समझें तो स्तूप को हम लोग थूहा या ढेर भी कहते हैं। और स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। वहीं गोपुरम की बात करें तो द्रविड़ शैली में गोपुरम का निर्माण किया जाता है, जो कि किसी भी
मंदिर में प्रवेश करने का एक प्रवेश द्वार होता है। वहीं मंडपम और गर्भगृह ये दोनों आपके द्रविड़ शैली के ही शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, करदाग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा करदांग मठ जो है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्थल है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में, ध्यान रखिएगा, लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा नदी के तट पर यह करदांग मठ स्थित है। यह मठ अपनी आकर्षक वास्तुकला, भित्ति चित्र, थानगाज, उपकरण के संग्रह आदि के लिए भी भारत में जाना जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।